नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, 36 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय है। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों, जिला पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसदों से बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा पार्टी के विरोधी गतिविधियों में लिप्त भाजपा नेताओं पर भी कार्रवाई करने से भी परहेज नहीं हो रहा है। बीते दिनों योगी आदित्यनाथ के करीबी कहे जाने वाले भाजपा के पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। यशवंत सिंह पर यह आरोप है कि पार्टी के मना करने के बावजूद अपने बेटे विक्रम सिंह ऋषु को आजमगढ़ बहू सीट से एमएलसी के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन कराया था और लगातार उनके पक्ष में प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी 36 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव में भी एक्शन मोड में नजर आ रही है और उन विधायकों, उन पर एमएलसी जो पूर्व एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके तेवरों बागी तेवर जो अपनाए हुए उनको भी सख्त संदेश देने की कोशिश करी है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व एमएलसी और योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले यशवंत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और मना करने के बावजूद भी अपने बेटे विक्रांत सिंह ऋषु को आजमगढ़ सीट से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार के तौर पे अरुण कांत यादव, जो कि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी, उनके समक्ष उतारा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने टिकट की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर उन्हें टिकट देने से मना कर दिया था, परिवारवाद का हवाला देते हुए। लेकिन यशवंत सिंह ने न रुकते हुए अपने बेटे को वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा और अपने बेटे को वहां से उम्मीदवार बनाया और लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण तत्काल प्रभाव से यशवंत सिंह को पूरे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं यशवंत सिंह जो योगी आदित्यनाथ के करीबी माना जाते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उनके विरोध में एक्शन लेकर कहीं ना कहीं उन विधायकों, उन मंत्रियों जो बड़बोलेपन का शिकार होते हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, ऐसे में उनको कहीं ना कहीं सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहेंगे तो आपको भी ऐसे चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है और पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। तमाम ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, जिला प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्षों, इन तमाम विधायकों, सांसदों से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हम जब से मुख्यमंत्री का कमान संभाले, हमने किसी तरह का एमएलसी हमने किसी तरह का गांव के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने उनके प्राथमिकता के आधार पर उनका हर कार्य, हर काम किया है, ना किसी तरह का भेदभाव किया, ना प्रताड़ना, ना किसी तरह का शोषण किया। ऐसे में आपका भी कर्तव्य हो जाता है कि उसका निर्वहन करें और जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के उम्मीदवार हैं उन्हें भारी बहुमत से जीत हासिल करवाए। क्योंकि हमारा विधानसभा में पूर्ण बहुमत है, ऐसे में अगर विधान परिषद में भी हमारा पूर्ण बहुमत हासिल होता है तो विकास की जो राह है वो अवरुद्ध नहीं होगी। ऐसे में देखने वाली तस्वीर होगी कि 12 अप्रैल को जो तस्वीर आती है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। कैमरामैन रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद लखनऊ में भी सीएम कार्यालय, लोक भवन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लोक भवन के गेट पर आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी और वाहन की भी तलाशी ली जा रही है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। गोरखपुर मंदिर में हमले के बाद मुख्यमंत्री ऑफिस की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। हम इस वक्त लोक भवन में खड़े हैं और सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से गेट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आने जाने वाले हर वाहन की चेकिंग की जा रही, सघन तलाशी ली जा रही है। कार्ड देखा जा रहा है किस तरीके से अंदर आने की इजाज़त है कि नहीं है, कार्ड है कि नहीं है, उसकी वैधता कितनी है, तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर चेकिंग की जा रही। फोर्स भी की तादाद भी बढ़ाई गई। हर गेट पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था आने जाने वाले लोगों को जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं, तलाशी भी ले रहे हैं। गाड़ी की हर जो पहलू है उस पर भी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि 5 कालिदास मार्ग जो सीएम आवास है वहाँ का भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। गोरखपुर मंदिर की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री ऑफिस यानी लोक भवन की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कैमरामैन राजेश के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। योगी सरकार 2.0 मंत्रिमंडल गठन होने के बाद अब सबकी निगाहें सबसे महत्वपूर्ण पद प्रदेश अध्यक्ष पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार भाजपा नया प्रदेश अध्यक्ष किसको चुनेगी। आपको बता दें कि 2017 में स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो कि अब कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं।
ऐसे में भाजपा लगातार नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश कर रही है। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन किया जा रहा है जो हर जाति समीकरण साध सके। हालांकि भाजपा का एक बड़ा वर्ग ब्राह्मण वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष बनाने का पक्षधर है। ऐसे में किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए जो कि 2014 और 2019 की जीत को 2024 में भी दोहरा सके। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पद की दावेदारों की कतारें लंबी हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, अलीगढ़ सांसद सुनील कुमार गौतम को भी साथ में पश्चिम क्षेत्र में खोई जनाधार को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर सकती है। पूर्वांचल के बस्ती जिले से सांसद हरीश द्विवेदी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा चल रही है। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक भी इन प्रमुख शहरों में से एक हैं। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलने के बाद योगी 2.0 के कैबिनेट का गठन हो गया है। ऐसे में अब सभी की निगाहें यूपी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर टिकी हुई है कि प्रदेश अध्यक्ष का कमान 2022 का कौन संभालेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया जा सकता है, लेकिन ये महज अटकलें हैं। औपचारिक अभी ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं हुआ है। फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं वो लगातार इस चीज पर गहन चिंतन मनन कर रहे हैं कि ऐसे किस शख्सियत को हम प्रदेश अध्यक्ष का कमान दे जो हर जाति समीकरण को साधने में कामयाब हो। हर क्षेत्रीय समीकरण, हर सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। लोकसभा चुनाव को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए हर उस जाति समीकरण को साधते हुए उन प्रदेश अध्यक्ष को कमान सौंपने की कोशिश की जा रही है जो 2014 और 2019 के जीत को दोबारा दोहरा सके। ऐसे में अगर 2014 के कमान को देखें तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सौंपा गया था जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई थी। ठीक वैसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को इसका कमान प्रदेश अध्यक्ष का सौंपा गया था जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी बड़ी बढ़त मिली थी जब 2019 का था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में लगातार एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया जाए, क्योंकि जब ब्राह्मण चेहरा रहता है तो हर सियासी समीकरण, हर जातिगत और हर क्षेत्रीय और वर्गों को वो साधने में कामयाब रहता है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि दलित वोट बैंक भी एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि 2022 के चुनाव को ले तो दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को बहुत सबसे ज्यादा मिला है और दलित वोट बैंक मायावती का कोर वोट बैंक कहा जाता है। ऐसे में एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी का ये भी मान रहा है कि अगर दलित वोट बैंक को देखते हुए अगर हम प्रदेश अध्यक्ष कमान किसी दलित चेहरे को देते हैं तो हमें उसका भी बहुत ज्यादा लाभ मिले। ब्राह्मण चेहरे के रूप में अगर देखा जाए तमाम लोगों का दावेदारी भी चल रहा है। श्रीकांत शर्मा का तो लगातार नाम आप सुन ही रहे हैं, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का भी इन दावेदारों में नाम सामने खुलकर आ रहा है। तो दूसरी ओर अगर पश्चिमी क्षेत्र को देखा जाए तो अलीगढ़ के सुशील कुमार गौतम का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी क्षेत्र के उस खोए जनाधार को भी स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रही है तो ये भी माना जा रहा है कि पश्चिमी क्षेत्र के भी किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को भी कमान सौंपा जा सकता है। ऐसे में सुब्रत पाठक जो कि कन्नौज से सांसद है उनका भी नाम लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में पूर्वांचल क्षेत्र में लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2022 के विधानसभा चुनाव में जो सीटें हैं वो कम जीती। ऐसे में पूर्वांचल के भी सियासी समीकरण को, जातीय वर्गों को साधने के लिए कहीं ना कहीं हरीश द्विवेदी का नाम चल रहा है जो कि पूर्वांचल के बस्ती जिले से सांसद है और माना जा रहा है कि वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जमीनी हकीकत का भी उन्हें काफी आभास है और काफी ज्ञान है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण चेहरे को अगर प्रदेश अध्यक्ष का कमान देती है तो उसको इसका लाभ मिल सकता है। फिलहाल नजरें बनी हुई हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का कमान, इस महत्वपूर्ण पद का कमान भारतीय जनता पार्टी किसे सौंपती है और किन जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हुए इस महत्वपूर्ण पद को देती है। कैमरा रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच लू चलने और प्रचंड गर्मी की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देने वाली गर्मी और बढ़ते तापमान को लेकर जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी के भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर ने भी गर्मी बढ़ने का कारण और इससे बचने के उपाय बताए। मार्च को सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ता है। उसके बाद से सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध की तरफ आने लगता है और 21 जून के आसपास कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और कर्क रेखा भारत के करीब करीब बीचों बीच से होकर जाती है। इसका मतलब 23 मार्च के बाद से उत्तरी गोलार्ध में, जिसमें कि भारत स्थित है,
वहाँ पर गर्मी बढ़ने लगती है। ये तो हुआ प्राकृतिक कारण कि अब गर्मी बढ़ेगी ही बढ़ेगी और ये जून तक बढ़ेगी। दूसरा कारण ये देखें, इसके पहले भी ये गर्मी बढ़ती थी, लेकिन हमको इतनी ये गर्मी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि गर्मी के बढ़ाने वाले कारक कम थे। मार्च के बाद से अप्रैल महीने की शुरुआत में ही गर्मी ने अपना 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर तापमान की बात करी जाए तो न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं उच्चतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और मौसम वैज्ञानिक भी ये साफ तौर से कह रहे हैं कि ये गर्मी अब कम नहीं होगी, लगातार बढ़ती ही जाएगी। हम इस समय लखनऊ के टेढ़ी पुलिया चौराहे पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं जो धूप की तपिश है वो रोड पर देखने को मिल रही है। लोग बदहवाल दिख रहे हैं, लोग गर्मी में जिनको बहुत ज़रूरी काम हो रहा है निकलने पर मजबूर हैं। जूस की भी यहाँ पे दुकान है, जूस की दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोग जूस पी रहे हैं। जूस वालों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो गर्मी का माहौल है। भैया, यहाँ पे आप आए हैं जूस पीने के लिए आए, कैसी गर्मी? काफी ज्यादा तपिश लग रही है। 25 सालों के बाद इतनी गर्मी हमने देखी है। बहुत गर्मी है, मार्च से ही गर्मी शुरू हो गई है, तो अप्रैल चल रहा है, बहुत गर्मी है। अमूमन अप्रैल के मई में इतनी गर्मी देखने को मिलती है, लेकिन अभी अप्रैल में ही मिल रही है, तो कैसे काम चला रहे हैं आप लोग? पूछे ना भैया, बस गर्मी का हाल बेहाल है, बहुत ज्यादा गर्मी है, रिकॉर्ड तोड़, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, गर्मी ज़्यादा है। तो ये लोग हैं जिन्होंने कहा कि गर्मी ज़्यादा है, जूस की दुकान पे हैं, जूस पी रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स भी ये साफ तौर से सलाह दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर से ना निकलें और जो लिक्विड पदार्थ है उनको लेने का कोशिश करें। साथ ही खीरा, ककड़ी और इस तरीके के जो सेवन है, सब्जियाँ हैं, उनको भी लेकर के अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो पाए और कोशिश करें कि घर से ना निकले, घर ही में रहें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अशर असरार, जनता टीवी, लखनऊ। तो अशर असरार को सुन रहे थे आप, कह रहे थे साफ तौर पर कि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, क्योंकि गर्मी से बचने का एकमात्र उपाय पानी है। राजधानी लखनऊ में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने पद ग्रहण करते ही फरमान जारी किया कि सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे से ड्यूटी पर थे। इसके लिए सभी अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो सभी सफाई व्यवस्था की जांच के लिए सुबह 5 बजे आएं। लेकिन फरमान के 4 दिन बाद ही सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम पर एकजुट होकर फरमान के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी और निगम मुख्यालय का ताला बंद करते हुए विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। ग्रहण करने के बाद नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने एक आदेश जारी किया। उनका आदेश था कि सुबह सफाई कर्मचारी 5 बजे निकले, उनके साथ ही अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि जो सफाई व्यवस्था है वो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाए। लेकिन ये बात सफाई कर्मियों को नागवार गुजरी है। उनका कहना है कि जो घर की महिलाएं हैं वो सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजती हैं, कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने पड़ते हैं, इस वजह से समय को थोड़ा बदलाव करना चाहिए। ये सफाई कर्मचारियों ने आज नगर निगम पर बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की है और उन्होंने विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। इनका कहना है कि ये मुमकिन नहीं है कि सुबह 5 बजे से सफाई व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, किस चीज का विरोध है और क्यों इतनी भीड़ आज नगर निगम पे जमा है? पहला विरोध तो सुबह 5 बजे का है। दूसरा विरोध ये है कि कार्यदायी संस्था को जो कि समय समय पर सैलरी नहीं मिल रही, पहले तो उनको कार्यदायी संविदा होनी नहीं चाहिए हमारे समझ से, और कार्यदायी संविदा को नियमित किया जाए। और आदेश नहीं जारी होते सफाई कर्मचारी के विरोध में, जो कि अभी दिवाली का बोनस होली में मिला हम लोगों को, उसका प्रदर्शन, उसके लिए तो कोई आदेश नहीं जारी हुआ। तमाम डीए रुके हुए हैं, इसका आदेश तो आज तक आदेश जारी नहीं हुआ है। तो ये जो नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने जल्द ही पदभार ग्रहण किया है, उनके इस आदेश के खिलाफ आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम लोग उनके आदेश के खिलाफ हैं। क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? सुबह 5 बजे कौन आदमी उठकर चाय पी पाएगा, कौन नाश्ता कर पाएगा? आखिर और बच्चों को शिक्षा के लिए माताएं, कुछ के तो हस्बैंड नहीं है, सिर्फ माताएं हैं, तो वो ड्यूटी के लिए अपने तैयारी करेंगे या अपने बच्चों को शिक्षित के लिए तैयार करेंगे। तो हम चाहते हैं पुरुषों की अटेंडेंस लगभग 7 से 7:30 बजे तक हो जाए और महिलाओं की 8 से 8:30 बजे तक। रही ड्यूटी 2 बजे तक, ड्यूटी 2 बजे तक करेंगे। उस बीच 8 घंटे का जो लंच टाइम होता है 8 घंटे का, वो हमारे कर्मचारी कहाँ जाके करेंगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये वो कर्मचारी लोग हैं, उनका कहना है कि जो सुबह का समय होता है, बच्चों के स्कूल जाने का समय होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने का समय होता है, ऐसे में अगर ये परिजन, अगर सफाई कर्मचारी अगर जुटे रहेंगे सफाई में, तो उनके बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे।
कैमरा पर्सन रियाज के साथ अफुल दुबई, जनता टीवी लखनऊ। अपर नगर आयुक्त को धमकाने और कार्यालय में घुसकर हंगामा करने के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी सपा नेता यूसुफ मलिक ने बीते दिन यानी कि सोमवार को रामपुर की कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि सिविल पुलिस ने सपा नेता यूसुफ मलिक के भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि विवेचना के दौरान सपा नेता के भाई का भी नाम सामने आया है। सोमवार दोपहर के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें 26 मार्च को नगर निगम की टीम ने कटघर थाना क्षेत्र के मोहल्ला शिवपुरी स्थित जमाल के भवन को सील कर दिया था। तो वहीं निगम अधिकारियों ने दावा किया है कि भवन पर 23 लाख रुपए से ज्यादा का कर बकाया था। जी, मैंने सरेंडर कर दिया। 307 का एक मामला था आलियागंज का जी, पुराना मामला था जी, उसमें मैंने सरेंडर कर दिया। वारंट हो चुके थे मेरे NBW। क्या आपका इनाम भी था कोई 25,000? मुरादाबाद का एक मामला है, झूठा फर्जी केस है अधिकारी को हड़काने का, जबकि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, उन्होंने ही मेरे साथ बदतमीजी की थी। अब क्योंकि सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, कलम उनकी है, सब कुछ उनका है, चाहे जो लिख दें, वो सच को झूठ लिखें तो मालिक, झूठ को सच लिखें तो मालिक। राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू का निरीक्षण किया, तो वहीं ओपीडी और इमरजेंसी में एक एक मरीज से बात करके उनका हाल भी जाना और कहा कि किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमें फौरन बताएं, हम आपकी समस्या का निदान करेंगे। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। तो वहीं मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत हवाई सेवाएं प्रारंभ किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल सीमांत क्षेत्र होने के कारण पिथौरागढ़ का धारचूला क्षेत्र में आवागमन की सुविधा विकसित किया जाना जरूरी है। अभी हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा था कि हम नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी स्टेक होल्डरों को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी काम करेगी। वो एक ड्राफ्ट बनाएगी, क्योंकि हमारा राज्य एक हिमालय का राज्य है, देवभूमि है, मैं कहूँ कि अध्यात्म और धर्म का केंद्र है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है। तो हमारे प्रदेश के अंदर एक समान सबके लिए कानून होना चाहिए और उस कानून को लागू करने के लिए हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पहले अपनी कैबिनेट में फैसला ले लिया है, उसका नोट तैयार कर लिया है। जल्दी हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी पूरा ड्राफ्ट बनाएगी और हम उसको लागू करेंगे। इसी प्रकार से जो हमने अन्य संकल्प भी लिए हैं उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी को हम एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। तो पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी भरसक प्रयास होगा वो उनकी तरफ से किया जाएगा, ताकि जो उत्तराखंड है वो 2025 में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अग्रणी भूमिका में नजर आए, उसके लिए वो कोशिश करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से सुरक्षित और बेहतर हो। नमस्कार।